नमस्कार, मैं पंकज कुमार। महात्मा गांधी ने एक आदर्श वाक्य दिया था, जब भी तुम्हें संदेह हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा। लेकिन आज जब युवाओं के लिए नौकरियां खत्म हो रही है और किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, मध्यम वर्ग परेशान है, तो नया आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आर्थिक स्थिति के बारे में उदास महसूस करें और गरीबी को लेकर चिंतित हों तो सबसे अमीर आदमी का चेहरा याद करें और गर्व महसूस करें। आपने सही समझा। दुनिया के 18वें और देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को 2200 करोड़ घूस दी और घूस की रकम अमेरिका के निवेशकों से जुटाई गई थी। हालांकि इस पर चर्चा करके क्या कीजिएगा, अडानी चर्चा के नहीं गर्व का विषय है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विश्व बैंक का कहना है भारत की वर्तमान विकास दर के हिसाब से इसे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 1/4 हासिल करने में अभी 75 वर्ष और लग सकते हैं, जबकि चीन को महज 10 वर्ष। यदि भारत विकास की क्रमिक नीति यानी पहले निवेश फिर तकनीक हासिल करना और इनोवेशन नहीं अपनाते हैं तो वह कुख्यात मध्य आय के जाल में फंस सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की कुल राष्ट्रीय आमदनी की वृद्धि प्रति व्यक्ति 1136 से 13,845 डॉलर के बीच रुक जाने का खतरा है। विश्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक भारत अभी लोअर मिडिल इनकम यानी 1136 से 4465 डॉलर वाले देश की श्रेणी में आता है। उसका कुल राष्ट्रीय आमदनी 12-13 हजार डॉलर के नज़दीक जब पहुंचेगा तब वह अवधि 2033 से 2036 के बीच होगी, यानी 9 से 12 साल बाद भारत बाकायदा मिडिल इनकम वाला देश कहलाने के काबिल हो सकता है। अब जानते हैं क्या है मिडिल इनकम। दिनेश पाठक दैनिक भास्कर में लिखते हैं, मिडिल क्लास मतलब कौन? मिडिल क्लास किसे माना जाए, इसका कोई अधिकृत पैमाना नहीं है, लेकिन अलग अलग संस्थाओं ने इसके अलग अलग मापदंड तैयार किए हैं। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी ने सालाना 5 से 30 लाख रुपये यानी 41,600 से लेके 2,50,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास में रखा है। इकोनॉमिस्ट ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। इसके अनुसार मिडिल क्लास वह है जो अपनी तमाम दैनिक ज़रूरतों यानी भोजन, आवास, कपड़ा, पेट्रोल, इंटरनेट, मोबाइल, आउटिंग आदि पर खर्च करने के बाद करीब 1/3 हिस्सा भविष्य में खर्च के लिए बचा लेता है। मिडिल क्लास का फार्मूला क्या है? स्मार्ट एसेट्स रिपोर्ट और प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिका में मिडिल क्लास की गिनती के लिए एक फार्मूला अपनाया है। इस फार्मूले में देश की प्रति व्यक्ति आय की 2/3 से लेकर 2 गुनी आमदनी वाला इंसान मिडिल क्लास में आएगा। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपये है, तो इस फार्मूले के मुताबिक भारत में सालाना 1,31,000 रुपये से लेकर 3,94,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति मिडिल क्लास में आएगा। इस तरह औसतन 4 लोगों के एक परिवार के हिसाब से 5,24,000 रुपये से लेके 15,76,000 रुपये तक की आमदनी वाले परिवार मिडिल क्लास कहलाएगी। सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी के आंकड़े हमारे एक नागरिक की आय का सच्चा अनुमान देते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में अभय कुमार दुबे अपने कॉलम में एक चुटकुले से देते हैं। भारत के एक स्टेडियम में फुटबॉल का मैच चल रहा था। उसमें 30,000 लोग बैठे थे। आंकड़ों के मुताबिक उसकी औसत आमदनी निम्न से जरा सी ऊपर लेकिन मझोली के लक्ष्य से दूर थी। तभी संजोग से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क भी मैच देखने स्टेडियम में आ गए। उनकी संपत्तियों का अनुमान 302 अरब डॉलर लगाया जाता है। इस लिहाज से उनके स्टेडियम में आते ही वहां बैठे हर व्यक्ति की आमदनी औसत 10-10 लाख डॉलर पर पहुंच गई। यह है आमदनी और औसत का खेल, यानी ठेला चलाने वाले, एक मजदूर, एक निजी कंपनी के सीईओ और एक उद्योगपति की मिली जुली आय जोड़कर 3 से विभाजित करें। जो परिणाम आएगा
लगभग उसी तरह के आकलन को कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक असमानता वाले समाज में जीडीपी आर्थिक समृद्धि का सही संकेतक नहीं है, ना ही इससे मानव विकास का सही पता चलता है। मिडिल क्लास अपने आप में एक इंद्रधनुषी गुलदस्ता है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल हैं। इसी में सामाजिक तौर पर आरक्षण प्राप्त लोग और आरक्षण की परिधि से बाहर लोग दोनों शामिल होते हैं। इसलिए राजनीतिक विमर्श में इस वर्ग में शामिल लोगों की अलग अलग स्तरों पर बात तो होती है और इनको लेकर चिंता भी जताई जाती है, लेकिन एक वर्ग के तौर पर सियासी विमर्श से मिडिल क्लास बाहर रहा है। ऐसे में इस वर्ग की क्या चिंता है, इसे कुछ सर्वे के जरिए समझा जा सकता है। इन सर्वे के अनुसार इस वर्ग की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी की समस्या है। CSDS और नई दिल्ली स्थित शोध संस्थान लोकनीति द्वारा 10,000 लोगों पर किए गए एक हालिया सर्वे के अनुसार लगभग 62% उत्तरदाताओं ने कहा 5 साल पहले की तुलना में अब नौकरी पाना कठिन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी के रूप में अधिक से अधिक 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में इसकी संख्या, बेरोजगारों की संख्या लगभग 83% है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से विश्व में 136वें स्थान पे है। DD कौशाम्बी रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर अरुण कुमार ने भारत में आर्थिक असमानता का आकलन किया है। उसके मुताबिक अगर 2022-23 में 1 अरब 40 करोड़ भारतवासियों की आमदनी का पिरामिड बनाए तो शीर्ष 1% लोग 53 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सालाना कमाते हैं। उनके हिस्से में देश की सकल आमदनी का 22.6% आता है। इसके बाद आने वाले स्तर में 10% लोग ऐसे हैं जो 13.5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। इन 10% लोगों के हिस्से में भारत की कुल आमदनी का 57.7% आ जाता है। यानी हमारे देश में केवल 11% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में हमारी कुल राष्ट्रीय आमदनी का 90.3% है। बाकी 89% के हाथ में क्या है? इस पिरामिड के मध्य में आने वाले 40% लोगों की आमदनी प्रति व्यक्ति 1,65,000 रुपये सालाना है। बचे हुए 49% लोग इस पिरामिड में सबसे नीचे हैं। वे केवल 71,163 रुपये प्रति व्यक्ति सालाना कमा पाते हैं। स्पष्ट है कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की जरूरत क्यों है और 1,000-2,000 रुपये सीधे खाते में भेजकर उन्हें लाभार्थी मान लिया जाता है। पार्टियां और सरकारें मानती है यह छोटा सा टुकड़ा फेंकने से उनके वोटर बन जाएंगे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी की रेखा $1.9 या 133 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित की है। देश की 90% आबादी गरीब की श्रेणी में आती है। भारत की कुल आबादी में से हर तीसरा व्यक्ति मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस के एक सर्वे के अनुसार भारत की 31% आबादी मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास है। प्राइस के इन्हीं आंकड़ों पर आधारित इंडियाज सिटीजन एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट द राइज ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास का अनुमान है कि अगर अगले 2.5 दशकों के दौरान भारत में विकास दर 6 से 7% के बीच बनी रही तो देश में मिडिल क्लास का आकार साल 2047 तक दोगुना होकर 61% तक पहुंच जाएगा। यानी तब की कुल अनुमानित आबादी 1 अरब 66 करोड़ में से करीब 1 अरब लोग मिडिल क्लास में शामिल होंगे। हमें अपनी प्राथमिकता केवल जीडीपी का साइज बढ़ाने पर ही सारा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से बांटना भी जरूरी होना चाहिए। भारत मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में पिछले 32 वर्षों में 130 से 135 के बीच है। 2021 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री डेविड कार्ट को उस शोध के लिए चुना गया जिससे पता चलता है कि भारत सहित दुनिया में प्रचलित यह अवधारणा गलत है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने से रोजगार कम हो जाते हैं। भारत में भी सरकारें यह मानकर चल रही थी कि अगर मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन जो फिलहाल 180 रुपये है बढ़ाया तो उद्योगों को हानि होगी और बड़े पैमाने पर छटनी होगी।
जबकि वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेंगे और माल की खपत बढ़ेंगे। इसी तरह नोबेल से सम्मानित अन्य 2 अर्थशास्त्री जोशुआ डी एग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू इवेंस, इस शोध से उन्होंने, जिसके लिए नोबेल मिला, उन्होंने कहा शिक्षा और आय का सीधा संबंध है। यानी 11 साल की शिक्षा पाने वाला जितना कमाता है, उससे 12 साल की शिक्षा पाने वाला 12% ज़्यादा कमाता है और 16 साल की शिक्षा पाने वाला 65% ज़्यादा कमाता है। देश, काल और परिस्थिति के मुताबिक मिडिल क्लास की परिभाषा बदलती रहती है। पारंपरिक रूप से दुनिया सहित भारत में 2 ही वर्ग हुआ करते थे, एक शासक, दूसरा किसान और मजदूर। लेकिन भारत में अंग्रेजों के आने के बाद एक नए वर्ग का जन्म हुआ। पहली बार औपचारिक शिक्षा पाने वाला यह वर्ग ना तो शासक था और ना ही किसान मजदूर। पढ़ लिख कर अंग्रेजों के लिए काम करने वाले क्लर्क, सेना के जवान, छोटे अफसर, शिक्षकों, वकीलों ने भारत में मिडिल क्लास की नींव रखी। हालांकि 1947 तक इसकी संख्या सिर्फ 2% थी, लेकिन जैसे जैसे देश में आर्थिक तरक्की होती गई, शासक वर्ग की संख्या तेजी से नीचे आई और गरीब मजदूर खेतों से निकलकर मिडिल क्लास में शामिल होते गए। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो समाज के इस नए वर्ग को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक वर्ग है जो निम्न वर्ग की तुलना में अधिक समृद्ध और उच्च वर्ग की तुलना में कम समृद्ध लोगों से बना है। एक धनी परिवार की 7 वर्षीय बेटी से परीक्षा में गरीब पर लेख लिखने को कहा गया। उसने लिखा, एक गरीब आदमी था, वह इतना गरीब था कि उसका घर भी गरीब था, उसका ड्राइवर भी गरीब था, उसका माली भी गरीब था। दुनिया में असमानता पर काम करने वाले अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने सलाह दी है कि अगर दुनिया के $10 लाख से अधिक की पूंजी वाले लोगों पर केवल 1% और $1 अरब से अधिक पूंजी वाले पर 3% वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो असमानता को कम किया जा सकता है। इस सलाह का औचित्य इसलिए है कि इन अरबपतियों की पूंजी करीब 9% बढ़ जाती है। इस टैक्स से दुनिया की आय में 1.5% वृद्धि होगी, जिससे नीचे के 50% लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार नीचे का 50% समाज केवल 12% कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि ऊपर के 10% लोग 50% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। यहाँ भी ऊपर के वर्ग को जिम्मेदारी समझनी होगी। मिडिल क्लास शब्दावली का पहली बार प्रयोग 1913 में यूके रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में हुआ था। सांख्यिकीविद THC स्टीवेंसन ने मिडिल क्लास शब्दावली का उपयोग करते हुए इसे अपर क्लास और वर्किंग क्लास के बीच की श्रेणी में निरूपित किया था। इस वर्ग में उन्होंने प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स और सीनियर सिविल सर्वेंट को शामिल किया था। आमदनी और खुशहाली के पारंपरिक रिश्ते पर हुई एक रिसर्च का निष्कर्ष है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों से ज़्यादा खुश रहता है। डेनियल कोहेनमैन और एंगस डेल्टन ने अपनी रिसर्च में पाया कि सालाना $75,000 यानी हर महीने 6,25,000 रुपये कमाने तक लोगों की खुशी बढ़ती जाती है। लेकिन कमाई के इस स्तर को पार करने के बाद यही खुशी तनाव में बदलने लगती है। इसलिए ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हमारी खुशहाली को कम करता है। यानी गरीब और अमीर की तुलना में मध्यम वर्गीय व्यक्ति ज़्यादा खुश रहता है। आज़ादी के बाद अपनाया गया आर्थिक मॉडल ट्रिकल डाउन यानी पूंजी का प्रवाह ऊपर से नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 1991 का आर्थिक उदारीकरण भारत में फेल हो गया, क्योंकि पूंजी का प्रवाह ऊपर के चंद हाथों में सिमटता गया। वित्तीय सुधार के नाम पर टैक्स में राहत दी गई, वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया और तमाम बेल आउट पैकेज दिया गया। इस बीच पेट्रोल, डीजल सहित अन्य जरूरी सामान पर GST बढ़ने से आम जन, खासकर किसान पर नया बोझ डाला गया। गरीब और गरीब होता गया। लेकिन कोरोना काल में अडानी की संपदा 8 गुना बढ़ गई, जबकि 84% लोगों की आय घट गई। वर्ष 2021 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने पिछले 50 वर्षों का कॉरपोरेट कर छूट का अध्ययन किया है। 18 देशों की अर्थव्यवस्था पर किए गए इस अध्ययन में, जो कि अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के समय से किया गया है, उसमें कहा गया है कि कॉरपोरेट के कर माफी से सिर्फ उद्योगपति का ही फायदा हुआ है। इससे देश में न रोजगार बढ़ा है और न ही इससे आम आदमी को फायदा हुआ है। जैसा कि कॉरपोरेट कर छूट के समय जिनसे जन कल्याण होने का दावा किया जाता है,
यानी स्पष्ट है, सरकार अपनी आय जीएसटी बढ़ाकर और सब्सिडी कम करके नहीं कर सकती है, बल्कि उच्च वर्गों पर टैक्स लगाकर करे। आज भी केंद्रीय बजट का महज 3.54% स्वास्थ्य के मदों में खर्च होता है, जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग को काफी आय का बड़ा भाग स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण मध्य वर्ग दोबारा गरीबी के गर्त में पहुंच जाते हैं। देश में हर तीसरा व्यक्ति मध्यम वर्ग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 50% आमदनी जनरेट होती है देश के मिडिल क्लास से। 48% हिस्सेदारी है देश में कुल होने वाले खर्च में मिडिल क्लास के लोगों की। 56% हिस्सेदारी है देश में होने वाले कुल बचत में, और 51% हिस्सेदारी में कुल इनकम टैक्स में इनकी हिस्सेदारी है। वहीं प्राइस की रिपोर्ट 2023 के हिसाब से आय का पैमाना निम्न वर्ग 1,25,000 रुपये सालाना, निम्न मध्यम वर्ग 1,26,000 से 4,99,000 रुपया सालाना, मध्यम वर्ग 5 लाख से 30 लाख रुपये सालाना, उच्च मध्यम वर्ग 30 लाख से 2 करोड़ के नीचे, और उच्च वर्ग 2 करोड़ रुपए से अधिक सालाना। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।